Good afternoon, everyone. Good afternoon. सबसे पहले तो ये बताओ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? गुड इवनिंग महिमा. गुड आफ्टरनून श्रेया. गुड आफ्टरनून सौरभ. भूमि हेलो हाय. पिंडर गुड आफ्टरनून. ऋतु गुड आफ्टरनून. सार्थक गुड आफ्टरनून. अंशुमन गुड आफ्टरनून. हरसिमरन गुड आफ्टरनून. साक्षी गुड आफ्टरनून. रिद्धि राधे राधे. ख्वाहिश गुड आफ्टरनून. रिशिता हेलो. रिश्ता हेलो. प्रियानी. दिव्यांश गुप्ता. सब कुछ क्लियर है ना? हेलो. गुड आफ्टरनून सलोनी. गुड आफ्टरनून हर्षुल. सृष्टि गुड आफ्टरनून. जिया गुड आफ्टरनून. रेयान गुड आफ्टरनून. सबको गुड आफ्टरनून. श्रेया. हाँ. अक्षिता गुड आफ्टरनून. अमृता गुड आफ्टरनून. सृष्टि गुड आफ्टरनून. चलो धीमे धीमे करके नाम सबके याद हो जाएंगे. सान्या गुड आफ्टरनून. शिवम गुड आफ्टरनून. दिव्यांश गुड आफ्टरनून. तनु गुड आफ्टरनून. आ जाओ भाई सब लोग जल्दी जल्दी से. अद्रिता गुड आफ्टरनून. शिवम. देवांश. सोमनाथ गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. अच्छा फटाफट से एक बार ये बता दो कि तुम लोग मेरे को जानते हो कि नहीं जानते हो कभी. गुड आफ्टरनून अंतरा. कभी कोई भूले भटके मेरी क्लास में आया हो? ठीक है, जब नीव बैच चल रहा था मैं सबको बताता बताता थक जा रहा था कि भाई तुम लोगों की क्लासेस हो रही है. अच्छा शिवम मिले हो? जिया नहीं. प्रियानी मैं तो जानती हूँ. रोशनी फर्स्ट टाइम. अच्छा अंशुमन. ओके राइट. अंशुमन दिल्ली मीटअप में मिले थे. सोमनाथ. यस सर. रजत सर के वीडियोस में मिले थे. ओके. साक्षी नहीं जानती है. हाँ प्रियानी. प्रियानी आई थी. ओके. अद्रिता फर्स्ट टाइम. अनमोल. ओके 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 ओके. दिल्ली मीटअप में साक्षी. गुड. अच्छा रिश्ता 1 अप्रैल को आई थी. अप्रैल फुल बनाने के लिए है ना, 2 मिनट के लिए. सिमर मे अटेम्प्ट वाली क्लास में. ओके. तनु फर्स्ट टाइम. महिमा फर्स्ट टाइम. गुड. गलती से मे वाली क्लास में आ गई थी, याद है आपको? हाँ प्रियानी याद है. सीए बनने की बारी आई तभी निर्मला दीदी ने इनकम टैक्स का लॉ ही बदल दिया. बेटा बहुत अच्छा हुआ. बहुत अच्छा हुआ कि लॉ चेंज हो गया. क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना होता ना तो हालत खराब हो जाती है. और दूसरी बात आप ये सोचो कि जब आप सीए इंटर में आओगे, ठीक है, तो आपको कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी सर का दर्द नहीं है. आपको फ्रेश तरीके से फ्रेश लॉ पढ़ना है. जैसे आप 1961 को नहीं जानते वैसे आप 2025 को नहीं जानते. और जो नया लॉ है ना वो थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू 1961. और दूसरा, उन बच्चों से पूछो जो सीए इंटर करके सीए फाइनल में गए, तो सीए इंटर में उन्होंने 1961 पढ़ा. अब उसके बाद में उनको 2025 पढ़ना पड़ेगा. दूसरा, हम लोगों को सोचो, हम लोगों ने तो कितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो 1961 में निकाल दी. अब हम लोगों को दोबारा से उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना, 2025 को. तो बेटा जिंदगी भर पढ़ना होता है. ठीक है. बेटा टेलीग्राम पे ऐड करना मेरा काम नहीं है, वो बैकएंड टीम का काम है, वो आपको जल्दी ऐड कर लेगी, है ना. हेलो अर्ज. ठीक है. तो अब एक चीज समझो. टेलीग्राम पे बेटा हाँ. गुड आफ्टरनून तन्वी. तो इस वजह से ये एक अच्छी बात है, इसको पॉजिटिवली लेना कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो. प्रियानी चलो अच्छा सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ. आई एम कंपनी सेक्रेटरी एंड एडवोकेट. मैं सीएस हूँ और साथ में मैंने लॉ किया हुआ है. ठीक है, तो मैं सीएस प्लस एडवोकेट हूँ. और मेरा जो कोर एरिया रहा है वो लॉ का रहा है. अभी कोशिश करना कि कुछ मैसेज मत करो क्योंकि अभी मैं देख नहीं पाऊंगा, मैंने अपना फोन अभी साइड पे रखा हुआ है. तो मेरा जो कोर एरिया रहा है वो बेसिकली लॉ का ही रहा है. मैं पिछले 13 सालों से सीए फाउंडेशन, पहले वो सीपीटी हुआ करता था, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाउंडेशन, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए,
सीएमए में फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक मैंने सब में लॉ पढ़ाया है। इवन मैं जुडिशरी की क्लासेस भी ले चुका हूँ। जुडिशरी का मतलब जैसे जो बच्चे जज और मजिस्ट्रेट बनने की तैयारी करते हैं ना, तो उन बच्चों को भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मुखर्जी नगर में जुडिशरी की बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर भी मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है। तो बेसिकली मेरा जो कोर एरिया रहा है वो हमेशा से लॉ ही रहा है, और लॉ में मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, और जब मैं स्टूडेंट था तब भी लॉ में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, और जब प्रोफेशनल बन गया तो उसके बाद भी मैंने अपना कोर एरिया चेंज नहीं किया, मैं लॉ में ही रहा। ठीक है, तो मेरे बहुत पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो आज बिग 4 में हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीए बन चुके हैं, कोई जॉब कर रहा है, कुछ फॉरेन में भी हैं, कुछ दुबई वगैरह में भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सीए किया या सीएस किया तो साथ में उन्होंने लॉ भी किया। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट, प्रयागराज में वो लोग बहुत स्टैब्लिश्ड हैं। तो उसी तरीके से उम्मीद है कि आप लोग भी होगे और आप लोग भी हमारा नाम ऊंचा करोगे, है ना? राइट। लॉ टफ लगता है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊं कि कभी भी अपने सीनियर से मिलोगे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन कर चुके हैं या जो स्टूडेंट अभी कर रहे हैं और मई में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर कभी भी उनसे पूछोगे ना कि यार सीए फाउंडेशन में कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है, तो वो लोग बोलते हैं लॉ। उनका एक ही आंसर होगा लॉ। लॉ यार सबसे ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है, और लॉ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप पिछले कुछ समय के अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो या तो लॉ में होते हैं या क्यूए में होते हैं। यही दो सब्जेक्ट हैं फेल होने वाले। और उसके पीछे वजह भी है। अकाउंट्स, इको, और जिन स्टूडेंट्स के पास में 12th में मैथ्स थी, जिन्होंने मैथ्स ली हुई थी, तो वो इन तीन सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं एक वाकिफ है कि भाई इन तीनों सब्जेक्ट्स में क्या है, बेसिक उनका स्ट्रांग है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ने के लिए जा रहे हो, ये आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ने के लिए जा रहे हो। और दूसरा देखो, लॉ बेटा टफ नहीं है, ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। लॉ टफ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की लॉ को पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, जो लॉ को पढ़ने का तरीका होता है, वो गलत होता है। क्योंकि आप सोचो कि जब हम अपनी लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट को पहली बार उठा करके देखते हैं, फर्स्ट टाइम उठा करके देखते हैं, और हमने पहले दिन ही अगर हमें यही नहीं पता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है, इस सब्जेक्ट में है क्या एग्जैक्टली, ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस सब्जेक्ट में को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर ये सारी चीजें हमको नहीं पता है, तो फिर आप सोचो ना कि उस सब्जेक्ट को फिर हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग ही गलत हो जाएगी उस सब्जेक्ट को लेकर के। और जब सब्जेक्ट को लेकर के हमारी प्लानिंग गलत होगी तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन भी गलत होगा, और जब एग्जीक्यूशन गलत होता है तो फिर उसका इंपैक्ट सीधे सीधे रिजल्ट में जाता है। लेकिन अगर इस चीज को आपने फाउंडेशन में ही इंप्रूव कर लिया, तो आप यकीन मानो कि जो सीए इंटर की जर्नी है और जो सीए फाइनल की जर्नी है, वो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, इसी वजह से जो सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन में केवल और केवल बिजनेस लॉ, केवल बिजनेस लॉ का एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पोर्शन नहीं कहेंगे, हालांकि सब्जेक्ट अच्छा खासा है, तो सीए फाउंडेशन में केवल बिजनेस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जैसे आप जब सीए इंटर में आओगे तो सीए इंटर में आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे। कॉर्पोरेट लॉ बिजनेस लॉ से ज्यादा टफ है। अदर लॉज भी पढ़ोगे, अदर लॉज में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेस एक्ट, एलएलपी का जो एक्स्ट्रा वर्जन है वो आप पढ़ोगे, साथ में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बड़े बड़े एक्ट पढ़ोगे। तो वो सीए इंटर में पढ़ोगे। तो इसी वजह से फाउंडेशन में केवल बिजनेस लॉज डाले गए हैं, ताकि स्टूडेंट को ये पता चले कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, ताकि उसको सीए इंटर में वो फंसे ना। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि पहले दिन से ही आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। मेरी बात समझ में आ रही? दूसरा देखो, लॉ चूंकि आप पहली बार पढ़ोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे हमारे आपके सीए फाउंडेशन में टोटल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट हैं। एक हो गया अकाउंट्स, एक हो गया लॉ, एक हो गया आपका इको, और एक हो गया आपका क्यूए। ठीक है, टोटल मिलाकर के आपके 4 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं,
तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या बोलेगा कि भाई अकाउंट जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लॉ जो है ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इको जो है ये थ्योरी सब्जेक्ट है, और क्यूए जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्यों? अब इसके पीछे वजह क्या है? हम लोगों को ट्वेल्थ तक यही पढ़ाया जाता है कि थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते कौन से हैं? तो वो सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर लिखा हो, जिसमें बहुत सारे शब्द यूज हुए हो, जिसको केवल और केवल पढ़ना हो, तो वो सारे के सारे थ्योरी सब्जेक्ट में आ जाते हैं, जैसे लॉ और इको। और वो सब्जेक्ट जिसमें बेसिकली हमें कैलकुलेटर यूज करना हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने हो, तो वो सारे के सारे आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। एम आई राइट? बच्चों एक सेकेंड रुकना, मेरे ख्याल से वो कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से लैपटॉप से बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, बस एक मिनट बेटा। अच्छा, एक चीज ये बताओ, आप लोगों में से जो बच्चे, कुछ बच्चे हैं क्या जो लैपटॉप वगैरह से देख रहे हो? आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं क्या जो लैपटॉप से देख रहे हो? हो गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। हम्म, कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर नहीं हुआ है। चलो, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा बेटा। पहले पहले बस मेरी बातें सुनते रहो, ठीक है? जैसे हम लोग वो नहीं प्रवचन होते हैं, फेसबुक में आते हैं, टीवी में आते हैं, प्रवचन आते हैं ना, आंखें बंद करके बात सुनते रहो। तो पहले केवल और केवल ध्यान से मेरी बात सुनते रहो, ताकि हमारा जो अभी दिमाग है ना, वो पॉजिटिविटी के साथ में लॉ को लेकर के स्पेशली आगे रहे, ठीक है? ताकि जब आप पढ़ाई करोगे ना लॉ की, तो लॉ को समझने में और लॉ को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं आपसे पूछता हूं आज के समय में कि भाई कितने सब्जेक्ट थ्योरी के हैं, कितने सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है? तो ट्वेल्थ तक हम लोगों को यही पढ़ाया गया है कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, जिसमें कैलकुलेटर का यूज होता है, और थ्योरी सब्जेक्ट वो होते हैं जिसको खूब सारा सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, भर भर करके थ्योरी लिखी हुई है, वो होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट। एग्जैक्टली ये चीज, ये डेफिनेशन या ये मीनिंग ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बिल्कुल गलत है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। अभी आप बचपन से बाहर आ चुके हो, अभी ट्वेल्थ तक था ना, अभी ट्वेल्थ तक ठीक है, ट्वेल्थ तक तो बचपना चल जाता है, लेकिन अभी आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हो, अभी आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन को आपने ऑप्ट किया है, ठीक है? कल को आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब या रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में आने वाले हो। तो अभी से ही आप जब तक तैयारी नहीं करोगे, तब तक उस प्रोफेशन में आप फिट नहीं बैठ पाओगे। उस चीज को आपको अपने कैरेक्टर में लाना होगा, सोचने का तरीका आपको चेंज करना होगा। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है आपको अपने बचपने से बाहर आना। अब आपको थोड़ा सा, अब मैं ये नहीं कहता कि आप 80 साल के मैच्योर्ड पर्सन हो जाओ ना, लेकिन धीमे धीमे बेटा अपने चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की तरफ मूव करना होगा। मूव तो हमको करना होगा ना, स्टेप तो हमको बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बेटा वो नहीं होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट, हर वो सब्जेक्ट जिसको पढ़ने के बाद में हमें अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। यानी हम जो पढ़ रहे हैं, कल को हमें वही चीज बाहर की लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करनी है, उसको बोला जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट क्या होता है? थ्योरी सब्जेक्ट का मतलब होता है विच कैन नेवर चेंज। थ्योरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, थ्योरी कभी भी बदली नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल
शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो अब आप क्या उसको चेंज कर सकते हो? क्या शाहजहां की जगह पर अकबर लिख सकते हो क्या कि अकबर ने ताजमहल बनवाया? नहीं लिख सकते भाई, शाहजहां ने बनवाया था तो बनवाया था, उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता। ये है थ्योरी, थ्योरी को बदला नहीं जा सकता। अगर आपसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी क्या है? हिमालय पर्वत है वहां पर, अब हिमालय पर्वत है तो है, अब उसको आप चेंज कर सकते हो क्या? उठा करके यहां पे यहां से रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना। ये चीजें चेंज नहीं हो सकती, इसको बोला जाता है थ्योरी सब्जेक्ट। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब हर वो सब्जेक्ट जिसको हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उसको बोला जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इस वजह से लॉ जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि थ्योरी। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लो और ये हटा दो। अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे ना कि सीए फाउंडेशन में कितने तरह के सब्जेक्ट्स हैं, तो अभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है ना, वो लॉ भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप लॉ को थ्योरी सब्जेक्ट में बिल्कुल भी मानने की गलती ना करना। और एक यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लॉ समझ में नहीं आती, लॉ मुश्किल लगती है, लॉ में फंस जाते हैं, लॉ में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग लॉ को थ्योरी सब्जेक्ट मान करके चलते हैं। उनको लगता है कि लॉ थ्योरी है, बहुत सारा लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा लॉ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, जो हम अभी पढ़ेंगे वही हमें कल को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना। आपने फिल्में देखी होंगी, वेब सीरीज देखी होंगी, टीवी सीरियल्स देखे होंगे, तो वहां पर आपने देखा ना वकील कैसे केस लड़ते हैं। तो जब कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो जज बैठा होता है, जज के सामने दो वकील होते हैं, ठीक है, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? जो केस फाइल करता है उसका वकील होता है। डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट, ठीक है, एक उसका वकील होता है। अब दोनों वकील बहस करते हैं आपस में, एक वकील कुछ और बोलता है तो उसको क्रॉस करता है दूसरा वकील, दूसरा वकील ने कुछ बोला तो उसको पहले वाले वकील ने क्रॉस किया, और सब कुछ एज पर लॉ के अकॉर्डिंग क्रॉस करते हैं। और उनसे भी ज्यादा नॉलेज रखे हुए जज वहां पर, जज को तो सब कुछ पता है। तो अब आप सोचो, जज के सामने कोई उल्टी सीधी बात तो कर नहीं सकते, और जज के सामने ये भी नहीं बोल सकते एक मिनट रुको मैं बुक खोल करके देखूं जरा ये कौन सा सेक्शन है, कौन से प्रोविजन, कौन सा एक्ट ये बात बोल रहा है ना। उनके दिमाग में सब कुछ है, और उन्होंने लॉ को इतने अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि आज उनके सामने कोर्ट में एक केस चल रहा है और उसकी प्रोसीडिंग में वो लोग वही प्रोविजंस अप्लाई कर रहे हैं, अपनी बहस को कानूनी तौर पर, लीगल तौर पे जो अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उन्होंने वो पढ़ाई करी होगी ना। अगर इन्होंने थ्योरी समझ करके लॉ को पढ़ा होता तो क्या वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में उसको अप्लाई कर पाते क्या? तब तो वो सोचते रहते कि यार ऐसे में क्या पढ़ा था, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज पर सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसीडरेशन मींस कंसीडरेशन इज द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये अब थ्योरी रटी हुई है, अब यार इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, कब इसको बोलना है, कब इसको नहीं बोलना है, नहीं ये सब कुछ नहीं। ये सारी सिचुएशंस में वो बच्चे फंसते हैं जो लॉ को थ्योरी सब्जेक्ट मान करके चलते हैं। लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, जिनको हर एक प्रोविजन का लॉजिक के साथ में पता है, लॉजिक के साथ में का मतलब अगर लॉ में कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसको लिखने के पीछे की वजह है, उसको लिखने के पीछे का एक लॉजिक है, और अगर वो लॉजिक आपको पता चल गया तो लॉ को बेटा कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। जिंदगी भर आपको विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट वो प्रोविजन आपके दिमाग में फीड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लॉ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि थ्योरी, और आपको इसी तरह से पढ़ना है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में होना चाहिए, आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। और अगर आपने जो स्टडी मटेरियल है ना, मॉड्यूल, मैं उसी से ही आपको पढ़ाऊंगा। मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स भी आपको मिलेंगे, बुकलेट्स आपके घर पे आ जाएंगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, माइंड मैप्स भी बनाए हैं, पीवाईक्यूज भी बनाए हैं, उसमें सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ है, और नोट्स भी हैं बहुत आसान लैंग्वेज में। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉड्यूल से। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल यानी कि जो स्टडी मटेरियल होता है ना आईसीआई का, वो स्टूडेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। कॉन्फिडेंस यानी स्टूडेंट को यार ये पता है कि यार मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ा हुआ है, सर ने मुझे स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक एग्जाम्पल, एक एक केस स्टडी पढ़ाई हुई है, इससे बाहर तो पेपर आना ही नहीं है। 100 में से 100 का पेपर स्टडी मटेरियल से ही आता है, 100 में से 100 का पेपर। और अगर स्टडी मटेरियल से हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, तो बेटा आप यकीन मानो ये मेरा कमिटमेंट है। और जिस दिन लॉ का सिलेबस खत्म होगा उस दिन मैं आपसे पूछूंगा
कि ये बताओ कि मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया कि नहीं किया। तुम्हें हर एक प्रोविजन कॉन्सेप्ट के साथ में समझ में आया होगा और ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार सर ने जितना पढ़ाया है एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अगर तुमने मेरे हिसाब से पढ़ाई करी है, अगर तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया है, मेरी चीजों को फॉलो किया है, तो आप यकीन मानो, आई प्रॉमिस यू कि एक सिंगल 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा जिसके लिए तुम ये कह सकते हो कि यार ये चीज प्रतीक सर ने पढ़ाई नहीं। इवन मैं वो चीजें भी पढ़ा करके चलूंगा जो चीजें मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं पढ़ना चाहिए। हमारी नॉलेज, हमें जो लॉ, ये जो सब्जेक्ट है, आप ये मान करके चलो कि मैं आपको पास, केवल पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल रैंक लाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे आपकी नॉलेज इंप्रूव करनी है, मुझे आपकी नॉलेज इंप्रूव करनी है। लॉ को पढ़ने के बाद में तुम्हें यह महसूस होना चाहिए, अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार मेरे पास में आज की तारीख में इतनी नॉलेज है ना कि कोई भी आदमी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। आज के समय में पता है क्या है, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना, अभी तो आप बचपने वाली लाइफ जी रहे थे, अभी जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आपने एंटर किया है, धीमे धीमे करके और आगे पढ़ोगे, प्रोफेशनल लोगों से मिलोगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यार जब घर से बाहर आप पैर रखते हो ना, तो हर एक आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। हर एक आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है कि बस कोई मुर्गा फंसना चाहिए, कोई मुर्गा फंसना चाहिए। और जिसके पास में लॉ की नॉलेज है, जिसको कानून के बारे में पता है, वो बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ बनता नहीं है। तो दो तरीके की कैटेगरी है ना, एक बेवकूफ बनने वाली और एक बनाने वाली। तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है ये आप डिसाइड करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अप्रैल एंड तक आएंगी, अप्रैल एंड तक आ जाएंगी बेटा। मॉड्यूल आईसीआई की साइट से डाउनलोड कर लो। हाँ, मैं सब बताऊंगा अंश, अभी परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है, अभी सब सिलेबस भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप एक चीज समझना कि जैसे सपोज करो कि ये पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक है, ये 5 से 8% लोग हैं और ये 92% है, ये 92% है। अब समझना मेरी बात को, लॉ क्या कहता है? एज पर लॉ आप पढ़ोगे इस चीज को, मैं ये मत सोचना कि मैं इररिलेवेंट बातें कर रहा हूं, ये सब चीजें आप धीमे धीमे जब सिलेबस बढ़ेगा ना तो सब आपको याद आएगा, हाँ यार सर ने पहले दिन यही चीज तो बताई थी। एज पर लॉ, कानून के अकॉर्डिंग लॉ ये मान करके चलता है कि एवरीबडी हैज नॉलेज अबाउट लॉ। लॉ बेटा ये मान करके चलता है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं हर एक को लॉ के बारे में पता है। सपोज करो कि आप डॉक्टर हो, अब आपने अगर डॉक्टर की पढ़ाई करी है तो ऑब्वियसली कि आपने 11th से आपने बायो ली होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 12th में भी आपके पास में रहा होगा, फिर आपने नीट की तैयारी करी होगी, नीट के बाद में आपने एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद में एमडी, है ना, ये सारी पढ़ाई करी। आपको कभी भी लॉ पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, आधी जिंदगी तो पढ़ाई करने में निकल गई। अब कल को बाई चांस आपके ऊपर कोई केस हो गया, अब आप कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर के आपने जज के सामने बोला कि सर मुझे तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस नाम का कोई एक्ट होता है, क्योंकि मेरे यहाँ तो कहीं पढ़ाई नहीं किया, मैंने तो हमेशा से बायो पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है। तो जज आपको पता है क्या कहेगा? जज कहेगा कि आप बहानेबाजी कर रहे हो, आप एक्सक्यूज बना रहे हो। क्यों? क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको लॉ के बारे में पता है, आपको लॉ की पूरी नॉलेज है, और अगर नहीं है तो ये गलती आपकी है, ये गलती जज की नहीं है, ये गलती हमारे एजुकेशन, हालांकि है एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि बच्चों को पढ़ा ही नहीं जाता। हमारे इंडिया में केवल और केवल
5 प्रोफेशन ऐसे हैं, केवल 5 प्रोफेशन ऐसे हैं जिनको लॉ के बारे में पता होता है। सबसे पहला तो जो लॉयर है उसको पता होता है, सीए को पता होता है, सीएस को पता होता है, सीएमए को पता होता है, और थोड़ा बहुत, मेन तो यही 4 होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, थोड़ा बहुत उसमें भी है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सारी चीजें उसमें भी होती हैं, तो थोड़ा बहुत यूपीएससी वालों को, इसके अलावा किसी को नहीं पता। और सोचो कि ये जो 4 प्रोफेशन मैंने आपको बताए हैं, ये 4 प्रोफेशन पूरे इंडिया में केवल 5 से 8% लोग हैं। अब लेकिन लॉ तो अज्यूम करता है कि सबको लॉ के बारे में पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 92% लोग हैं, ये पूरी तरीके से डिपेंड किसके ऊपर है, ये पूरी तरीके से डिपेंड किसके ऊपर है, इन 8% लोगों के लिए। आज की तारीख में इनकी वैल्यू क्यों है? आज की तारीख में एक समय था कि एमबीए अगर कोई भी कर लेता था तो उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती थी। आज की तारीख में क्या है कि आप एमबीए कर लो, हो सकता है कल को बैंक में आपकी 12-15 हजार रुपए की जॉब लग जाए। आईआईटी किए हुए लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं घर पर, जॉब नहीं लग रही, किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लिया, जॉब नहीं है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ में क्या कभी भी सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, इनको कभी खाली देखा है कि इनके पास में करने के लिए कुछ नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट में? कभी नहीं देखोगे बेटा। क्यों? क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी बहुत सारा काम है। क्यों? 92% लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 8% लोगों के ऊपर है। और इसी वजह से, क्योंकि लॉ इज द कोर एरिया ऑफ एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए। अगर मैं आज की तारीख में आपसे पूछूं कि आपने सीए का मेन काम क्या होता है, आपको, आपने सीए में एडमिशन लिया है, सीए के बारे में कुछ पता है? सीए मेन काम क्या करता है? सीए का मेन काम क्या होता है, बताओ एक बार फटाफट से। बेटा जज, जैस्मिन, जो जज बनने के लिए पहले लॉयर बनना जरूरी है, ठीक है? तो जब आपने लॉ करी होगी उसके बाद ही तो आप जज बनोगे, तो जज इंक्लूड्स लॉयर। ऑडिट, 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 बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, क्लाइंट की हेल्प करना, कंपनी की ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सब टैक्सेशन, टैक्सेशन, ऑडिट, मुझे पूरा पता था, मुझे पूरा पता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब यही होगा कि जो सीए का मेन काम क्या होता है, एक तो ऑडिट करना और दूसरा टैक्स फाइल करना, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट्स को यही पता है कि किसी भी सीए का मेन काम है ऑडिट करना और टैक्स करना। अच्छा, कोई भी कंपनी साल में कितनी बार अपना ऑडिट कराती है, ये पता है? कोई भी कंपनी साल में कितनी बार ऑडिट कराती है? एक बार कराती है। कोई भी कंपनी साल में कितनी बार टैक्स फाइल करती है? कोई भी कंपनी साल में कितनी बार टैक्स फाइल करती है? कोई भी कंपनी साल में कितनी बार टैक्स फाइल करती है? एक बार, एक बार, एक बार, मोस्टली एक बार होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो उसको एडवांस टैक्स भी जमा करना पड़ता है, और एडवांस टैक्स में साल में 4 बार, अगर एडवांस टैक्स की बात है तो एडवांस टैक्स में साल में 4 बार आपको टैक्स जमा करना, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं होती। एडवांस टैक्स आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है? वो आप खैर बाद में पढ़ोगे। अब समझना, आपने साल में एक बार टैक्स के रिटर्न फाइल करने हैं, और टैक्स के रिटर्न तो आजकल कोई भी फाइल कर लेता है, लॉयर भी फाइल कर लेगा, सीएस भी फाइल कर लेगा, सीएमए भी फाइल कर लेगा, अरे इन सबको मारो गोली, एक इंटरनेट कैफे वाला कर लेगा। गवर्नमेंट ने इतने सस्ता, इतना आसान कर दिया है ना कि अब इंटरनेट कैफे वाला भी आपका रिटर्न फाइल कर देगा। तो अब सीए के पास में जाने की जरूरत नहीं है, अब कोई भी कर सकता है, ठीक? लेकिन खैर चलो छोड़ो, तो भी मान लेते हैं कि टैक्स फाइल करना है साल में एक बार, ऑडिट साल में एक बार होता है। आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, पैसा भी खर्चा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो क्या आप पूरे साल में केवल 2 दिन पैसे कमाओगे?
ऑडिट करने के और टैक्स कमाने के? पूरे साल क्या करो? पूरे साल खाली बैठे रहोगे? एक साल में कितना ऑडिट कर लोगे? एक साल में कितने रिटर्न्स फाइल कर लोगे? ऐसे तो आप जैसे बहुत सी हैं, तो सारा का सारा काम आप ही के पास थोड़ी ना आएगा। आप लोगों के बैच में से ही हो सकता है 10-12 सीए बन जाए, तो वो 10-12 लोगों के बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो आप आज की तारीख में आप सीए क्यों कर रहे हो? सीधा सा फंडा एक चीज समझो, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा बचपन का सपना था, मेरा एम था, मेरा गोल था, मेरे रात में सपने में भगवान आए थे, उन्होंने कहा था सीए कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीए कर रहे हो क्योंकि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, आपको पैसा बनाना है, आपके भी अपने ड्रीम है, आपको घर खरीदना है, महंगी कार खरीदनी है, अच्छा फ्लैट खरीदना है, अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है, फॉरेन की ट्रिप लगानी है, ये सारी चीजें करनी है। इस वजह से आप सीए के प्रोफेशन में आ रहे हो, तो पैसा कमाना है ना, पैसा कमाने के लिए तो सीए कर रहे हो। प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम लोग, जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, तो भाई पैसे की ही बात होती है, और सीए भी पैसे की ही बात करता है। फाइनेंस का कोर्स है ये, पैसे के अलावा कुछ नहीं। तो भाई इतनी मेहनत, इतना टाइम, इतना सब कुछ, साल में केवल 2 दिन पैसे कमाने के लिए, चल एक हफ्ते मेहनत कर ली, एक हफ्ते कमा लिया, 15 दिन कमा लिया, बहुत अच्छा काम हो गया, महीने भर कमा लिया, तो 11 महीने क्या खाली बैठना है? नहीं बेटा, आपके पास जो 12 महीने का काम होगा, आपके पास जो 12 महीने तक डेली 365 डेज जो काम आएगा ना, वो आएगा कंप्लायंस का। कंप्लायंस का ये काम, ये कंप्लायंस, ये आपको पैसा बना करके देगा। ये आपको डेली 20,000, डेली 25,000, डेली 40,000 रुपए की इनकम करवाएगा। ये काम कंप्लायंस, ये 365 दिन तक मिलेगा, इसकी कोई डेट नहीं। ये 365 क्यों? कंप्लायंस का मतलब पता है? कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर बिजनेस एंटिटीज, जो बिजनेस एंटिटीज होती है ना, उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने का काम होता है कंप्लायंसेस को करना। कंपनी के रिटर्न्स फाइल करना, कंपनी का आरओसी के साथ में कम्युनिकेशन करना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, पार्टनरशिप डीड बनाना, एलएलपी के रिटर्न्स फाइल करना, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना, एचयूएफ को रजिस्टर्ड कराना, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का केस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का केस, ये सब कुछ, ये सारे के सारे काम, ये 365 दिन तक आपके पास में आते हैं। जो आपके क्लाइंट होंगे ना, अगर आप प्रैक्टिस में आते हो, जो आपके पास में क्लाइंट होगा ना, क्लाइंट पता है अपने सीए को क्या कहता है? क्लाइंट सीए को समझता है एक जादूगर, कि यार ये बंदा है, उसको अपने फादर के ऊपर भरोसा नहीं होगा, उसको अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं होगा, उसको अपने बेटे के ऊपर भरोसा नहीं होगा, उसको अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा नहीं होगा, उसको भरोसा होगा अपने सीए के ऊपर। ये बंदा है यार, ये बंदा ऐसा है कि मुझे जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी समस्या से, मैं अपनी जिंदगी में कहीं पर भी फंस जाऊंगा, ये बंदा मुझे निकाल करके आएगा बाहर। ये एक्सपेक्टेशन होती है आपसे सीए से। तो और ये एक्सपेक्टेशन आप कब पूरा कर सकते हो? जब आपको सारे के सारे कंप्लायंसेस की नॉलेज होगी, यानी कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे। जब आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे, हर एक चीज के बारे में पता होगा, तभी तो आप उसकी इतनी बड़ी हेडेक को खत्म कर पाओगे ना। आप सोचो कि आप अपना डेजिग्नेशन सोचो कि एक आदमी अपनी जिंदगी की हर एक समस्या आपके पास आकर के डिस्कस कर रहा है। इवन वो ये भी बोलेगा कि यार मुझे अपने बेटे की शादी में दहेज लेना है, बताओ कितना नंबर 1 मिले, कितना कैश मिले, कार लेनी है अपने बेटे की शादी में, कैसे लें, अपने बेटे को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजना है, क्या करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजें, फॉरेन में अगर भेज रहे हैं तो कितना पैसा कैसे दें, कितना पैसा नंबर 2 में दें, किस तरीके से खर्चा करें, किस तरीके से अपने एक्सपेंस करें, घर खरीदना है यार, घर दिलवा दो, घर खरीदना उसको है, दिलवाओगे आप, तो भाई इन्हीं सब चीजों की
तो वो पैसे लेगा। आप एक सर दर्द की गोली हो, ठीक है, कि वो जितनी बार वो यूज करेगा उतनी बार वो आपको पैसे देगा। तो बेटा जब सोचो कि इतना बड़ा काम आप करने के लिए जा रहे हो, लोगों की सारी हेडेक खत्म करने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास में नॉलेज तो होनी चाहिए ना। और आपके पास में मेन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लॉज हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। आप ऑडिट और टैक्स से, ठीक है, ऑडिट और टैक्स सीए का काम होता है, लेकिन इसका काम मेन होता है कंप्लायंसेस का। अगर आप, ये तो मैंने क्लाइंट की बात बोली, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप जॉब करते हो तो क्या होगा? तो भाई जब आप जॉब करोगे ना, किसी कंपनी में जाओगे, तो कंपनी की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? कि यार ये बंदा सीए है, इसके पास में सफिशिएंट नॉलेज है, पढ़ा लिखा बंदा है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, इसने अच्छी खासी पढ़ाई करी हुई है, तो ये मेरी सारी हेडेकें दूर करेगा। कंपनी अपनी सारी की सारी सरदर्दियां आपके केबिन में, आपके टेबल के ऊपर ला करके रख देगी और अब कहेगी इसको सॉल्व करो, और इसी बात की वो आपको सैलरी भी देगी। नहीं कर पाए, नो वर्क नो सैलरी। तो चाहे आप जॉब पे जाओ, चाहे आप प्रैक्टिस करो, दोनों जगह पर लॉ की इंपॉर्टेंस होती है। दोनों जगह पर लॉ की इंपॉर्टेंस होती है। इसी वजह से लॉ किसी भी सीए का मेन एरिया होता है, और पैसा लॉ ही बना करके देता है। पैसा लॉ ही बना करके देता है। सर अगर फाइनल तक पहुंचते पहुंचते हम फाउंडेशन की पढ़ाई लिखाई भूल गए तो बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, अगर तुमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, तो तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव हुई, और नॉलेज हमेशा दिमाग में रहती है। जो बच्चे रटते हैं ना, वो भूल जाते हैं। अब जब आप अपना घर, कोई नया घर लेते हो, ठीक है, तो एक दो बार रास्ता भटक जाओगे, लेकिन जब आपको डेली अपने घर पे आना है, तो धीमे धीमे करते करते क्या होगा, रास्ता अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप स्कूटी भी मुड़ जाएगी, अपने आप कार भी मुड़ जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब लॉ को अपने मन में बसा लोगे ना, तो कुछ भी नहीं भूलोगे ना। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, माला माल हो गए बेटा, लेकिन पहले पढ़ाई तो करो अच्छे से, है ना। पढ़ाई करोगे तभी तो बनोगे। तो मैंने आपको मेन ये पूरी की पूरी कहानी बताने के पीछे का पर्पस क्या था? पूरी की पूरी कहानी बताने के पीछे का पर्पस था, लॉ थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, लॉ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लॉ आपको पैसा बना करके देने वाला है। लॉ एक प्रोफेशनल को सबसे ज्यादा काम लॉ देता है। और ये भी है कि आपके सामने जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना, जब क्लाइंट प्रॉब्लम लेकर के आएगा, कंपनी प्रॉब्लम, कंपनी, मान लो कंपनी का चेयरमैन आया आपके पास, उसने बोला ख्वाहिश यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने बोला यस सर, एक काम करो फटाफट से कंपनी की एजीएम कंडक्ट करानी है, एक बार फटाफट से देखो कंपनी की एजीएम कौन सी डेट में हो सकती है। अब आपके दिमाग में आया ये क्या पूछ लिया, अब वो चेयरमैन सामने खड़ा, अब आपने तो रटा हुआ था यार कंपनी की एजीएम की डेट कैसे वो कैलकुलेट की जाती है, पता है कैलकुलेशन होता है एजीएम की डेट, नहीं ऐसे ही नहीं फर्जी में किसी भी दिन रख दी ना, कैलकुलेशन होता है। अब आप सोच रहे हो कैलकुलेशन क्या था क्या था क्या था। आपने बोला सर 2 मिनट रुकिए, आपने मॉड्यूल निकाला, मॉड्यूल से पढ़ा, हाँ अच्छा ऐसे 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 कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 महीने के अंदर होनी चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ सर, तो एक काम करते हैं इस डेट में कर लेते हैं। उतनी देर में वो कहेगा कि आप निकलो, मैं किसी दूसरे बंदे को हायर कर रहा हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर उसने बोला है तो विद इन अ मिनट आपके टिप्स में आंसर होने चाहिए, और टिप्स में चीजें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, यकीन मानो आएंगी। लेकिन जब लॉ आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, और ये सारी बातें आप यकीन मानो कि मुझे इस वजह से बतानी पड़ रही हैं, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आज का जो समय है ना, वो ऐसा है कि स्टूडेंट को अपने कोर्स के बारे में पता नहीं होता। वो एडमिशन ले लेता है दुनिया जहान को देख करके, उसको पता ही नहीं होता यार ये इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करने वाला है, हम अपनी पूरी जिंदगी इस कोर्स को देने वाले हैं, ये कोर्स हमारे फ्यूचर को क्या देगा, हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है कि नहीं है, ये हमें पता ही नहीं होता। और नहीं पता होने की वजह से हम कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं।
और उन गलत स्टेप में हमारा फाइनेंशियल लॉस भी होता है, हमारे टाइम का भी नुकसान होता है, हमने समय बर्बाद। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लॉ के बारे में पता ही नहीं है, उनको लग रहा है लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई एक टीचर को ज्वाइन कर लिया, टीचर ने उसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया कि बेटा ये ऐसे है, इसका मतलब ये ऐसे, ये इसका मतलब ये। अब बच्चे ने क्या किया, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ लिया, ठीक है, अच्छा ऐसे से ऐसे होता है, ऐसे से ऐसे होता है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर ही नहीं है। एग्जाम में गए पेपर देने, लंबे लंबे केस स्टडीज आ गए, लंबे लंबे केस लॉ आ गए, बच्चा खत्म, दिमाग ब्लैंक। ये क्या क्वेश्चन आया है, मुझे तो यार बताया गया था कंसीडरेशन का मतलब ये होता है, ये क्या पूछा जा रहा है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी कहां से दी हुई है, इस कहानी का मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। पता चला कितने साल भर मेहनत करी, 15 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं। नहीं, वो गलती नहीं करनी है। हमें पता होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा कोर्स क्या है, उसमें हमारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट हमारी पूरी जिंदगी में किस तरीके से इंपैक्ट डालने वाला है, हमारी पूरी लाइफ में इस सब्जेक्ट की क्या वैल्यू रहने वाली है, हमें इस सब्जेक्ट को अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है, क्यों इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, ये सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है अगर हमें उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है। हमें अगर उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, मैं कभी अभी तो कर बहुत सारा टाइम है तुम लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। लॉ ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था ना, तो कंपनी लॉ का एग्जाम था, और कंपनी लॉ मेरा फेवरेट रहा है। कंपनी लॉ में मेरे पता है कितने मार्क्स थे, 100 आउट ऑफ 100। लॉ ग्रेजुएशन में, कंपनी लॉ में 100 आउट ऑफ 100, एक नंबर नहीं घटा। मेरे पास में रात में 8 बजे कल रिजल्ट डिक्लेयर होना है, और रिजल्ट डिक्लेयर होने से एक दिन पहले मेरे पास से यूनिवर्सिटी से कॉल आया, प्रतीक श्रीवास्तव बोल रहे हैं। मैंने कहा प्रतीक बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि सर आपका रिजल्ट आया है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, डिक्लेयर कल होगा, आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। मैंने पूछा किस चीज में, उन्होंने कहा कंपनी लॉ में। कहा यार बहुत बढ़िया है, 70-75 मार्क्स आ गए होंगे, उसमें तो पास होना भी मुश्किल होता था। मैंने पूछा थैंक यू वेरी मच सर। उन्होंने बोला कि कल आपको आना है और कल आपको प्राइज मिलेगा। यार बहुत बढ़िया। मैंने पूछा कि सर रिजल्ट तो खैर अभी नहीं आया है, आप मेरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं, या ऑफिशियली इन्फॉर्म कर रहे हैं या अनऑफिशियली इन्फॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने नहीं नहीं हम ऑफिशियली इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर अगर आप ऑफिशियली इन्फॉर्म कर रहे हैं तो क्या आप मेरे को मार्क्स बता सकते हैं। उन्होंने बोला कि सर यू क्रिएट हिस्ट्री, आपके 100 आउट ऑफ 100 है, 100 में से 100 अभी तक यूनिवर्सिटी में किसी के भी नहीं आए। मतलब मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, और वो मेरी लाइफ का बेंचमार्क था, और वो चीज आज भी है। वो मैं कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ, कहीं पर भी मैंने जॉब करी है, कहीं पर भी मैंने पढ़ाया है, जब वो मेरे सीवी में ये देखते हैं ना 100 आउट ऑफ 100, तो मेरे से कभी भी लॉ को लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि यार 100 में से 100 आए हैं तो भाई कुछ तो नॉलेज होगी ना, वो भी हल्के फुल्के में नहीं, लॉ ग्रेजुएशन में। लॉ ग्रेजुएशन में तो इतने इतने मार्क्स काट लिए जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो उसमें 100 में से 100 तो बंदे के पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी होगी। ये मेरी लाइफ का बेंचमार्क है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं अपने स्टूडेंट से भी, कि वो लॉ को सीरियसली ले, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरी लाइफ को, ये मेरी ब्रेड एंड बटर है। आज मैं जो भी कमाता हूँ, जो भी खाता हूँ, कार से चलता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, अच्छी लाइफ स्पेंड कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली को खुश रख पा रहा हूँ, तो केवल इसकी वजह से, ये इस सब्जेक्ट की वजह से। ये सब्जेक्ट मेरी ब्रेड एंड बटर है, और यही चीज आपके साथ में भी होनी है, लेकिन उसकी वैल्यू करना सीखना है, और समझना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। हाँ गुरमीत, आई सॉ योर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने तुम्हारा क्वेश्चन देख लिया है। मैं सारी चीजें अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, चलो अब अच्छा देखो। तो लॉ के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक चीज और,
कि कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए प्रिपरेशन और मेंटली प्रिपेयर होना और फिजिकली प्रिपेयर होना दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपके पास में आईसीएआई का मॉड्यूल होना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल आपको आईसीएआई की वेबसाइट पर आप जाओगे, वहां पर मॉड्यूल डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लेना। जब तक फिजिकल बुक नहीं है तब तक आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो, मॉड्यूल को डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक, दूसरी चीज, आप डीसी ऐप पर जाओगे, सॉरी, आप डीसी ऐप पर जाओगे, डीसी ऐप पर आपको लॉ के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लॉ के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इन नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नोट्स से भी और मॉड्यूल से भी। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके पास में होनी चाहिए। जब तक आपके पास में फिजिकल बुक नहीं आ रही है तब तक आपको ई बुक से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई बुक होनी चाहिए, कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। उसकी वजह मैं अभी 2 मिनट रुकिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक दूसरा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये बताइए कि नोट्स बनाने जरूरी हैं क्या, लॉ की कितनी कॉपीज मेंटेन करनी है। कुछ नहीं, आपको बस केवल और केवल लॉ की 2 कॉपी मेंटेन करके चलनी है। 2 कॉपीज होनी चाहिए। पहली कॉपी होगी कि जो भी चीजें मैं क्लास में लिखूं या मैं क्लास में करवाऊं उसको शॉर्ट नोट्स बना लो। और जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना उसकी फोटो मैं आपको खींच करके भेज दूंगा। तो जैसे क्लास में आप नोट डाउन नहीं भी कर पा रहे हो तो जब मैं आपको फोटो भेजूंगा टेलीग्राम पे तो उसको देख करके आप कॉपी कर लेना। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा कि एग्जाम टाइम में वो जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना ये आपको बहुत फ्रूटफुल होंगे, बहुत काम में आएंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा एक आपको कॉपी तैयार करनी है बेटा, प्रैक्टिस बुक। एक आपको तैयार करनी है प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक का मतलब क्या हुआ, मैं आपको जैसे यहाँ पर डीसी ऐप पे लॉ के नोट्स है ना, वैसे ही यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे, पीवाईक्यूज का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हैं पिछले 5 सालों के। तो धीमे धीमे करके जैसे जैसे टॉपिक होता रहेगा वैसे वैसे हम लोग लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो प्रैक्टिस जरूरी है, लिखना जरूरी है। तो उसके लिए प्रैक्टिस बुक हमको मेंटेन करनी है। और स्टार्टिंग से ही मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से, स्टार्टिंग से ही हमें अपने क्वेश्चंस को सीक्वेंस में रखना है। सीक्वेंस का मतलब समझ लो क्या है। जब हम अपनी लाइफ का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आज का हमने किया। ठीक, अब कल फिर से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो कल की स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये कल का हो गया। फिर परसों हम बैठे तो हम परसों की स्टार्टिंग कहां से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। मैं टोटल मिला करके आपकी 85 से 90 क्लासेस के बीच में लूंगा। टोटल मिला करके 85 टू 90 क्लासेस में मैं अपना सिलेबस बहुत प्यार से धीमे धीमे करके खत्म करूंगा। ठीक, और इन 85 से 90 दिनों में हम लोगों का टारगेट ये होगा कि जब आखिरी दिन, जो मान लीजिए 85th डे होगा, उस दिन आपकी कॉपी में जो सीक्वेंस चल रहा होगा वो चल रहा होगा 800। यानी पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक हम लोगों को 800 क्वेश्चंस सॉल्व करवाने। अब तुम और बड़े प्यार से सॉल्व करोगे, कोई प्रेशर फील नहीं होगा, कोई प्रेशर फील नहीं होगा।
जरा सा भी अगर सर ने या कितना होमवर्क दे दिया, कैसे लिखें, हाथ में दर्द हो रहा है ना, बहुत प्यार से सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्लास में सॉल्व करेंगे, कुछ घर पे सॉल्व करेंगे, लेकिन 800 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे पूरी जर्नी में। और अब आप सोचो कि 800 क्वेश्चन आप अपने पेन से चला चुके हो, आपको महारत हासिल हो चुकी है, और एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे? 24 क्वेश्चन। जब 800 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो 24 में से 20 क्वेश्चन तो यार तुम्हें इसी से ही मिल जाएंगे। और टारगेट हमारा क्या होगा? पहले दिन से मैं बता करके चलूं, टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट होगा बेटा एटलीस्ट 90 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। इस बात की श्योरिटी मेरी है कि 100 में से 100 का पेपर पढ़ा हुआ आएगा, 100 में से 100 का पेपर। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके लिए तुम बोल सकते हो कि यार ये आता नहीं था। अपनी बेवकूफी में छोड़ाओ तो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट 90 मार्क्स का टारगेट हम लोगों को लेकर के चलना है। और अगर इतने क्वेश्चन किसी ने लगा लिए ना मेरे साथ साथ, तो उसको महारत हासिल हो गई है लॉ में, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सिद्धि सिद्धि ने क्वेश्चन पूछा है कि सर पता कैसे चलेगा कि हम लोग सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं? तो बेटा इसके लिए तुम्हारे प्रतीक सर है ना, प्रतीक सर पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रतीक सर डेली खून पी जाएंगे तुम लोगों का। डेली तुम लोग टेलीग्राम पे मेरे को क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजोगे, ग्रुप पे भेजोगे, आंसर्स दिखाओगे, फिर हम लोग मीट पे भी बैठेंगे, मीटिंग भी करेंगे, मीटिंग में भी तुम्हारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसकी भी कॉपी को चेक करेंगे। वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम्हें लिखना है, लिखना है, ठीक है? कभी नहीं प्रियानी, कभी नहीं। नहीं, एआई कभी भी दिमाग को नहीं बदल सकता। एक वकील के पास में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड एआई कहां से ले? एआई सब कुछ बता देगा। लीगल लैंग्वेज इतनी टफ है ना, और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो तुम्हें पता ही, अभी मैंने बताया कि 8% लोगों के ऊपर 92% लोग डिपेंड करते हैं। तो आप एआई से पूछोगे, किसी एआई के सामने अपनी प्रॉब्लम रखोगे ना, तो एआई इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में वो लिख देगा कि आपको समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, तो एआई सब कुछ कर सकता है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। और सीए इंस्टीट्यूट ने वैसे भी एआई का कोर्स भी लॉन्च किया है। यस सिमर, ये हुई बात। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन मैं दूंगा बेटा, और कौन देगा? पढ़ोगे मेरे से और क्वेश्चन कोई और लेगा? गुरमीत, बिल्कुल टेस्ट चेक होते हैं। रोशनी, क्या बात कर दी! तुम लोगों को एक बार जो हमारे लॉ लेखन वाले बच्चे हैं उनसे मिलना चाहिए। अब पूछोगे लॉ लेखन क्या है, तो लॉ लेखन में 1 महीने का कोर्स चलाता हूँ स्पेशली लॉ का। उसमें बच्चों को केवल और केवल राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन में करवाता हूँ। 1 महीने का कोर्स होता है, उसमें इतना शानदार रिजल्ट आता है ना लॉ में। उसमें जो हाईएस्ट इस बार मार्क्स गए थे वो 80s में गए थे लॉ में, ठीक है, 1 महीने में। और पूरे इंडिया का बच्चा उसमें था, हर जगह से। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे भी पड़े हुए हैं, बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा था। तुम लोग उसमें देखोगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखोगे डीसी लाइन के, तो उसमें मिल जाएंगे, उसमें फीडबैक पढ़ना। सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा, कॉपीज भी चेक होती हैं, सब कुछ होता है। कोई भी यहाँ पर सारी की सारी चीजें कमिटमेंट पे है बेटा। हम लोगों की जिम्मेदारी है आपको सीए बनाना। बस मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आप अपना काम ईमानदारी से करना, और जब दोनों लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो 100% रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो गुरमीत, गुरमीत के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले तो गुरमीत, लॉ याद कैसे करना है? ठीक है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है। मैंने एक बार भी, 1 घंटे से मैं बोल रहा हूं, मैंने एक बार भी बोला कि लॉ को याद करना है? बिल्कुल लॉ को याद नहीं करना है। लॉ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बेटा, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। लॉ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। लॉ नॉलेज को इंप्रूव करने वाला सब्जेक्ट है। लॉ को समझने में फोकस करना है। जहां पे रटना होगा मैं बता भी दूंगा, लेकिन लॉ को समझना है, लॉ को रटना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या था? गुरमुख का नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स मैं बनवाऊंगा, नोट्स मैं बनवाऊंगा, जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो मैं बनवाऊंगा, क्लास में बनवाऊंगा, मेरे साथ में लिखना। ठीक है, लॉ को पढ़ना कैसे है? लॉ को पढ़ना ऐसे है कि जो मैं क्लास में बताऊं उसको ध्यान से सुनना है। मॉड्यूल की एक एक लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए, उसके एक एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करना है कि अरे यार ये ऐसे ही लिखा है ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है।
लॉ लेखन कब स्टार्ट है? लॉ लेखन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, तुम सितंबर में हो, अगस्त में लॉ लेखन स्टार्ट होता है, जुलाई में सॉरी, तो तुम लोग ऑटोमेटिकली लॉ लेखन में इंक्लूड हो जाओगे, तो तुम्हें लेने की जरूरत नहीं, वो पेपर के 1 महीने पहले का कोर्स होता है। तो अभी लॉ लेखन के बारे में मत समझो, ठीक है। और सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन की डेट कब तक है? अच्छा ठीक है, ये मैं एक बार देख करके तुम लोगों को बता दूंगा। AIR लाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। टारगेट जो है अब बिल्कुल 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 सात्विक, बिल्कुल ठीक है। तो चलो 100 में से 100, अरे बिल्कुल रिश्ता, बिल्कुल आएंगे 100 में से 100, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे 100 में से 100। क्यों नहीं आ सकते? जब मेरे आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, है ना। अब देखो, तो एक चीज समझिएगा, अब हम लोग लॉ के बारे में बात करते हैं। आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वो है बिजनेस लॉज, आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वो है बिजनेस लॉज। इसमें टोटल मिलाकर के कितने चैप्टर्स हैं वो देखिएगा। सबसे पहला है IRF। IRF का मतलब क्या हुआ? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरा है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसकी टोटल मिलाकर के 9 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है आपका सोगा, सोगा से ही होगा, ठीक है। सोगा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसकी आपकी 4 यूनिट है। उसके बाद में है आपका पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट की आपकी 3 यूनिट है, ठीक है। फिर उसके बाद में है आपका कंपनी लॉ, ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वेटेज में बताता हूं। कंपनी लॉ के बाद में आ जाता है आपका LLP, LLP का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका NI एक्ट, NI एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस ये। इन सबका अपना अलग अलग वेटेज है एग्जाम में। जैसे IRF जो है ये 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है, 5 to 6 मार्क्स आता सबसे, ठीक है, 5 to 6 मार्क्स आता है IRF से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 9 यूनिट है, सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। और ये अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसको बहुत समय लगता है पढ़ने में। और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एग्जाम में बेटा 30 to 40 मार्क्स का, अकेले 30 से 40 नंबर का अकेले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तो छोड़ने की गलती ही नहीं कर सकते, इसको तो बहुत डेप्थ में मैं पढ़ाता हूं। अगर आप किसी भी सीनियर स्टूडेंट से पूछोगे, मे वाले बच्चों से, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यही बच्चे को पास करवाएगा। अगर केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये कंपनीज एक्ट ये दोनों कर लिए ना, तो इसी का वेटेज मिला करके हो जाता है लगभग 65-70 नंबर का। सोगा, सोगा ये लगभग लगभग 10 मार्क्स के आसपास का कवर करता है, ठीक है। 10 से 15 नंबर, कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है, 10 से 15। पार्टनरशिप एक्ट भी लगभग 10 से 12 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। ये जो है कंपनी लॉ, इसका वेटेज अच्छा होता है, इसका वेटेज लगभग 10 to 20 मार्क्स का हो सकता है, लगभग 15 नंबर का तो होता ही होता है, ठीक है। LLP इसका 5 नंबर का होता है, और NI एक्ट इसका 10 से 12 मार्क्स के होते हैं। तो ये है टोटल मिलाकर के पूरा आपका सिलेबस विद वेटेज, कि कौन सा चैप्टर कैसा है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग करेंगे IRF, उसके बाद में करेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फिर उठाएंगे सोगा,
फिर उठाएंगे पार्टनरशिप एक्ट, फिर उठाएंगे कंपनी लॉ, फिर उठाएंगे LLP और फिर लास्ट में उठाएंगे NI एक्ट, फिर उसके बाद में हमारा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, अब और देखो एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं पहली बार ही बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरे से कभी मत पूछना, कभी भी मत पूछना कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, अनइम्पॉर्टेंट बताइए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे चैप्टर का एक एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। हमें सब कुछ पढ़ करके जाना है, सब कुछ पढ़ करके जाना है, एक सिंगल लाइन छोड़ करके नहीं जानी है, क्योंकि ICAI का कोई भरोसा नहीं, कहां से पूछ लेगा आपको पता ही नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि इसका वेटेज LLP का 5 नंबर का है, हो सकता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो क्या आप ICAI के ऊपर केस कर दोगे क्या, किस नहीं ये तो 5 नंबर का आता था, 10 का कैसे आ गया? ICAI की मर्जी, जो भी स्टडी मटेरियल में कंटेंट है ICAI उससे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से चलता है। हालांकि वेटेज जो है ये आप ICAI की जब साइट पे जाओगे ना तो वहां पर भी ये वेटेज लिखा हुआ है कि इसी वेटेज के हिसाब से पेपर सेट होता है, लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी जब रिजल्ट कम देना होता है, कम बच्चों को पास करना होता है, तो फिर वहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाता है ना। डन है। अब उसके बाद में देखो, तो ये हो गया हमारा कंटेंट। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब देखो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पहले तो इसको समझते हैं ये है क्या, इन शब्दों का मतलब क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले लॉ बनता कैसे है, किसी को पता है लॉ कैसे बनता है? बताओ फटाफट से बताओ, लॉ कैसे बनता है? और सिमरन वो सारी चीजें बेटा आगे मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स से आते हैं, क्या होता है। एक बार फटाफट से पता है लॉ कैसे बनता है? पार्लियामेंट में पास होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट। देखो देखो कोई भी लॉ, जैसे सबसे पहले इसको ऐसे समझो, हमारे हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है, अभी जो आप बोल रहे थे ना कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं, तो अभी कॉपी खोलो और जैसा मैं बस बोलता जा रहा हूँ वैसा लिखते चलो मेरे साथ साथ में। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लिखते रहे, मतलब लिखते ही जा रहे हो, सुन नहीं रहे हो, समझना भी है सुनना भी है, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है, बस कहानी की तरह से सुनते रहो। ठीक है, लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो क्या है उसको समझते हैं। तो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है बेटा, वो उसके 3 पिलर हैं, 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक है आपका लेजिस्लेटिव्स, LEGISLATIVES, लेजिस्लेटिव्स। एक है आपका एग्जीक्यूटिव, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, और एक है आपका जुडिशरी, एक है आपका जुडिशरी। तो ये इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसके मेन ये 3 पिलर हैं। और ये तीनों पिलर बने कैसे? ये तीनों पिलर बने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक, अब ये तीनों का काम जो है ना वो अलग अलग है, तीनों की अपनी अपनी पावर्स होती हैं, और ये तीनों मोस्टली केसेस में ये तीनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करते। जैसे लेजिस्लेटिव है, तो लेजिस्लेटिव का वर्ड, जो लेजिस्लेटिव वर्ड है, जो लेजिस्लेटिव शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लॉ मेकिंग अथॉरिटी। अच्छा, यहां पर लॉ मेकिंग अथॉरिटी से एक बात आई ध्यान, यहां पर मैं 2 मिनट के लिए इसको रोक रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना।
जो मैंने आपको बोला है ना, आपको नोटबुक बनानी है, ठीक है। नोटबुक में आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले, 1 मिनट रुकना, मैं एक कॉपी लेकर के आ रहा हूं तुम लोगों को दिखाने के लिए, 1 मिनट रुको। कोई कॉपी है क्या? कॉपी है, डायरी? नहीं नहीं, पेन। देखो, जैसे मान लो, सपोज करो कि ये कॉपी आपने बनाई, ठीक है। तो अब जैसे इसका ये वाला पेज जिसमें दोनों तरफ हो, यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो ये शुरुआत में 2 पेज ऐसे करके साइड वाले छोड़ देना, ठीक है। अब जैसे ये साइड वाले पेज हैं, इसमें ऊपर लिखना लीगल वर्ड मीनिंग, लीगल वर्ड मीनिंग, उसमें ऊपर हेडिंग डाल लेना, यहां पर ऊपर लीगल वर्ड मीनिंग की हेडिंग डाल लेना। देखो, और क्यों मैं बनवा रहा हूं उसको समझो। लीगल डिक्शनरी अलग होती है, ऑर्डिनरी इंग्लिश अलग होती है। बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका इंग्लिश में मीनिंग कुछ और निकलता है, लेकिन लॉ में उसका मीनिंग अलग होता है। अगर आप उसको चैट जीपीटी में या गूगल में आप उसको देखोगे ना, तो हो सकता है उसका मीनिंग अलग बता रहा है, लेकिन लीगल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसका वर्ड अलग है, उसकी मीनिंग अलग है। लीगल डिक्शनरी अलग होती है, ठीक है। तो इस वजह से, और लीगल लैंग्वेज में बहुत सारे लैटिन टर्म्स भी आते हैं, क्विड प्रो क्यो, कंसेंसस एड आइडम, ठीक है। तो कुछ लीगल टर्म्स भी आते हैं, कुछ लैटिन टर्म्स भी आते हैं। बच्चों को उसकी मीनिंग याद रखना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं कि स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में ही एक डिक्शनरी, उनकी खुद की पर्सनल डिक्शनरी तैयार करवा देता हूं। अब आपने यहां पर क्या किया, 2 पेज रखे, ठीक है। अब दोनों पेजेस, इतना होगा कि दोनों पेजेस में आ जाएंगे, ठीक है। लगभग टोटल मिलाकर के 100 वर्ड्स के आसपास होंगे। तो वो 100 वर्ड्स में आपको मीनिंग के साथ में मैं यहाँ पर नोट करवाता रहूंगा। जब जब मैं बोलूं इस वर्ड की मीनिंग नोट कर लो, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा आपको। देखो, आप प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई कर रहे हो बेटा, 11 12 से बाहर, मैं आपको ये बोलूंगा इस वर्ड की मीनिंग ये होती है, इसको याद रखना। तो वहां पर मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि तुरंत के तुरंत उसकी कॉपी में, अपनी कॉपी में उसकी मीनिंग आप नोट कर लो। और ये आपको बहुत फायदा देने वाला है पूरी जिंदगी। ये जो आपके नोट्स बनेंगे ना, ये पूरी जिंदगी के लिए बनेंगे। कभी भी कहीं पर भी आपको लीगल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, कोई भी चीज ड्राफ्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, जब सीए बन जाओगे ना, तब भी वो काम में आएगा। तो उसको बहुत कायदे से बनाना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव्स, तो लेजिस्लेटिव्स का मतलब मैंने क्या बताया, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर वर्ड्स की मीनिंग आपको नोट करनी है। मेरी बात सबको समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं गुरमीत, छोटी मोटी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या ग्रामेटिकल एरर हो रही है तो उसके मार्क्स नहीं कटते हैं बेटा। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ, फर्स्ट वर्ड लेजिस्लेटिव लिखो तनु, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ड उसमें लेजिस्लेटिव। हाँ बेटा गुरमीत, लेजिस्लेटिव जो तुम्हें एक मैंने बताया ना कि कॉपी में ऐसे लिखना है, तो वहां पर सबसे पहला वर्ड लिखो लेजिस्लेटिव, उसका मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर और जो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी का मतलब कोर्ट वगैरह। तो कोर्ट में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक है, सबसे बड़ी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पहले कौन सी आती है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे कौन सी आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे आती है कोर्ट फॉर स्मॉल कॉजेस। उसको अभी रुक जाओ, केवल समझाने के लिए इतना ही बहुत है। तो देखो, हमारे देश के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं हमारे देश के लीगल सिस्टम के। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, और इंडिया में लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट है। और स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब हो गया विधान सभा। हमारे देश में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। हमारे देश में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी कि हमारे देश में 2 तरीके की सरकार होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से चलती है? पार्लियामेंट से। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कहां से चलती है? विधानसभा से। विधानसभा को क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर कोई भी कानून पूरे के पूरे देश के लिए बन रहा है तो वो कहां बनेगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जो कानून होते हैं उनकी टेरिटरी क्या होती है? उनका जुरिस्डिक्शन कहां तक होता है? उनकी लिमिट्स कहां तक होती है? पूरे इंडिया में, हर एक कोने में। और जो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी क्या होती है? केवल और केवल उसी स्टेट तक। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी गवर्नमेंट ने कानून बनाया, तो यूपी गवर्नमेंट की टेरिटरी क्या होगी? केवल और केवल यूपी तक। अब यूपी के बॉर्डर में दिल्ली है, जहां से दिल्ली स्टार्ट हुआ वो कानून खत्म। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनका काम होता है जस्टिस करना। ठीक, अब समझना। अब अगर कोई भी कानून बनाए, अगर कोई भी लॉ बनाए, तो लॉ तो बन गया। पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट हुआ, मेरी बात सुनना, पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट हुआ। बिल में क्या हुआ? लोकसभा में डिस्कशन हुआ, लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद में काउंसिल ऑफ स्टेट गया। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कंसेंट दे दी, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया। बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लॉ में कन्वर्ट हो गया। अब कानून तो बन गया है, लेकिन यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो 140 करोड़ लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात की श्योरिटी कौन देगा? इसको एश्योर कौन करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर करेगा? क्या एक अकेला बंदा देख सकता है? तो अब यहां पर होता क्या है कि कानून बनाने का काम इसका है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम इनका है। उस कानून को एग्जीक्यूट करने का काम इनका है। उस कानून को एग्जीक्यूट ये लोग कराते हैं, यानी कि उस कानून को एनफोर्स, इन्फोर्स का मतलब लागू करना, उसको लागू कौन कराता है? ये लोग कराते हैं। अब लेकिन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर होते ही कितने हैं? तो सोचो कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग बेटा क्या करते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं, अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं कि भाई हम पूरे देश में एक साथ नहीं घूम सकते, हम पूरे देश में एक साथ हर एक डिपार्टमेंट को नहीं देख सकते, तो हम तुम्हें अपनी पावर को डेलीगेट करते हैं। तुम इस पर्टिकुलर चीज को देखो कि ये कानून कैसे एप्लीकेबल होना है, ये कानून कैसे इन्फोर्स होना है, ये लोग कानून को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर का काम है पूरे देश को संभालना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया और फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी पावर डेलीगेट कर दी कि भाई फाइनेंस से रिलेटेड काम तुम देखना। अब है तो फाइनेंस मिनिस्टर भी एक ही, और वो पूरे देश का फाइनेंस कैसे देख लेगी या देख लेगा? तो वो क्या करता है? उसने भी अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया बेटा आगे। भाई एक अकेला आदमी कहां तक संभालेगा 140 करोड़ के देश को? देश तो बहुत बड़ा है। उसने भी क्या किया? अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। इसने क्या किया? अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। अब इन डिपार्टमेंट्स को अपना अपना काम सौंप दिया गया कि भाई तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये। अब उसके लीडर बन गए हैं ये इन डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करेंगे। और डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे? ये डायरेक्टली पब्लिक से डील करेंगे। ये डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे? ये डायरेक्ट पब्लिक से डील करेंगे। तो एक डिपार्टमेंट के ऊपर नजर रखना आसान है, एक डिपार्टमेंट के ऊपर नजर रखना आसान है,
लेकिन पूरी की पूरी पब्लिक के ऊपर तो नजर रखना मुश्किल है ना। तो इस वजह से और ये गलत नहीं है, इतना बड़ा देश है, एक अकेला आदमी कैसे काम कर सकता है, तो वो अपनी पावर को डेलीगेट करता हो। ये जो डेलीगेशन का सिस्टम है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, ये पावर देता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को और जो मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कि वो लोग अगर चाहें तो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, वैसे तो ये एजुकेशन मिनिस्टर को तय करना चाहिए। पेपर कितने बजे होंगे, पेपर कौन कौन से होंगे, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब यूनिवर्सिटी खुद से तय करते हैं ना। लेकिन कायदे से तो देखो एजुकेशन मिनिस्टर का काम है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या किया, अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया यूनिवर्सिटीज को कि भाई तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देखो यार, बस जो भी काम करना सही करना। कल को अगर यूनिवर्सिटी कोई कंप्लेंट हुई तो फिर मामला जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर के पास में, तब वो यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई करेगा कि भाई तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन मजबूरी है एजुकेशन मिनिस्टर की, क्योंकि वो अकेले सब कुछ सारे यूनिवर्सिटीज पे हर एक पे नजर नहीं रख सकता। यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही है, यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही है। गाइस यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही है ना। डन। तो अब इन्होंने, अब जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या है, देश में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, हम सीए हो गए, सीएस हो गए, सीएमए हो गए, हम सब प्रोफेशनल्स के लिए भाई जो आईसीएआई है, आईसीआई में कोई भी अमेंडमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अभी सीए इंस्टीट्यूट में जो चेंजेस आए या जो नए कोर्सेज आते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर ही तो अप्रूव करते हैं, है ना। तो हम लोगों को भी, जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, सबके लिए तो फाइनेंस मिनिस्टर है। लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने एक बॉडी बना दी, एमसीए। एमसीए का मतलब क्या हो गया, एमसीए का मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आज ये नाम आप पहली बार शायद सुन रहे होगे, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे हो। और आप यकीन मानो, पूरी जिंदगी आप लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये एमसीए। इसकी एक साइट है mca.gov.in। ये साइट दिन भर आपके जो ऑफिस का लैपटॉप होगा ना, या घर का जो सिस्टम होगा, उसमें खुली रहेगी पूरे दिन, क्योंकि आपका जो सबसे ज्यादा काम है ना, वो इसी से ही पढ़ने वाला है। क्योंकि इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी एलएलपीज हैं, जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई, ये सब कुछ को कौन सुपरवाइज करता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब जैसे सपोज करो कि कंपनी लॉ आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि पार्लियामेंट में कंपनी लॉ में अमेंडमेंट कर दिया। अभी पिछले हफ्ते आए हैं कंपनी लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में प्रेजेंट किया, अप्रूव हो गया, राज्यसभा में गया, अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट भी दे दी, बन गया कानून। लेकिन भाई जो बाकी की कंपनीज हैं, वो फॉलो कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो उस चीज को कौन देखेगा, उस चीज को देखेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो बेटा ये बताने के पीछे का पर्पस क्या था, ये जो आपका चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो ये क्या बताता है, इंडिया में बेटा ये जो रेगुलेशंस बनती हैं, रेगुलेशंस का मतलब जो लॉज बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बताया ना, लॉ का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रेगुलेशंस बनती हैं, तो ऐसी कौन सी बॉडीज हैं, यहां पर रेगुलेटरी का मतलब बॉडीज, ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जो उसका फ्रेमवर्क तैयार करती हैं और उसको एनफोर्स कराती हैं, और उसको एनफोर्स कराती है। एनफोर्स का मतलब लागू कराना। तो यहां पर इन्हीं सारी बॉडीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग पहले पढ़ेंगे कि लॉ होता क्या है,
मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ लॉ, फिर उसके बाद में लॉ का पर्पस क्या है, लॉ के सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, लॉ आया कहां से उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडियन लीगल सिस्टम जो मैंने आपको बताया उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि इसमें से मैक्सिमम चीजें मैंने आपको आज ही पढ़ा दी। फिर उसके बाद में हम लोग इन्फोर्सिंग द लॉ, लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाता है जो अभी मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने बातों बातों में बहुत सारी चीजें समझी। फटाफट से ये बताओ जितना समझाया उतना बुद्धि में घुसा कि नहीं घुसा? अरे बिल्कुल बिल्कुल दोबारा बताएंगे यार, ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ा दिया पूरा चैप्टर खत्म, नहीं बेटा, अभी तो चैप्टर की शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तो चैप्टर का पहला पेज बस मैंने खोला है। अभी तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे। जो परसों की क्लास होगी, परसों से यहां से पूरा एक एक लाइन एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा। आज बस एमसीए का मतलब बेटा गुरमीत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया, मजा आई, कुछ नॉलेज एनहेंस हुई कि नहीं हुई, कुछ नॉलेज बढ़ी, बुद्धि खुली, लॉ के बारे में पता चला। हाँ सर आ गया, बस एक बार तुरंत करा दो। ठीक 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 ठीक। हम्म, चलो बढ़िया। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर मिलेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पर यहीं से ही इंट्रोडक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक उसके पहले ये वाले जो नोट्स हैं, ये वाले नोट्स कल तक आपको डीसी ऐप पर मिल जाएंगे। आप अपने उसमें जाओगे ना नीव 2.0 में, तो वहां पर ये वाले जो नोट्स हैं आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी आईसीआई के मॉड्यूल चाहे ना तो डाउनलोड कर लेना। प्रियानी क्या कह रही हो? बस एक डाउट था कि एमसीए कंपनीज रूल्स फॉलोज करने के लिए ध्यान रखता है और पूरी फाइनेंस का भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैस्मिन बिल्कुल भी परेशान मत हो, लिखना कैसे है, क्या करना है, वो सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ। देखो एक एक टर्म होता है लॉ में, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। क्या बोला? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब पता है क्या होता है? ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। ट्रस्ट वर्दी रिलेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर दो लोग एक दूसरे के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। तो हमारा और तुम्हारा जो रिलेशन है ना, वो यही है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। ना तुम मेरे सामने हो ना मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन मैं ये पूरा भरोसा करके चलूंगा कि तुम मेरे पीठ पीछे अच्छे से पढ़ाई करोगी या करोगे, जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से रिवाइज करोगे, मेरी बात को फॉलो करोगे, और तुम भी यही मान करके चलोगी कि सर हम लोगों को जो भी गाइड करेंगे वो हम लोगों के भले के लिए करेंगे, हम लोगों की रैंक लाने के लिए करेंगे, राइट। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी टेंशन अपने दिमाग से, कब लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, हर एक चीज मैं क्लास में करवाऊंगा, हर एक। तुमको पूरा देशी घी से तैयार करके नहला धुला करके तब पेपर देने के लिए भेजेंगे। ऐसे नहीं भेज देंगे जाओ जाकर के पेपर दे दो ना, पूरी तैयारी के साथ में शानदार तरीके से, चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस होगा कि मजा आ जाएगी। ओके। अर्श, अर्श अच्छा हुआ बता दिया, मैं फालतू में अंकल का नाम ले रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी, अर्श नूर, अर्श नूर, राइट। मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। ठीक है, आज का होमवर्क कुछ नहीं है, जितना मैंने बोला है उतना बस ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो, चलो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। अभी तुम लोगों की 6 बजे लॉ उसकी अकाउंट्स की क्लास होगी, ठीक है। तो तब तक आधे घंटे का थोड़ा रेस्ट करो, चाय कॉफी वगैरह पियो, फिर उसके बाद में अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। प्रभजोत, ओके प्रभजोत। वो मैंने आपको बताया ना, 2 कॉपी करनी है, एक प्रैक्टिस के लिए और एक नोट्स के लिए। तो जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करना, ठीक है। चलो बाय।
बाय एवरीवन, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो।